चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं कार्डियो, मॉसबी की कार्डियो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक आप पहुँचे हैं। ये कह रहा है कि ये फॉर विच क्लाइंट शुड द नर्स कंडक्ट दैट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डिजॉक्सिन इज़ अप्रोप्रिएट। ये कह रहा है डिजॉक्सिन को निम्नलिखित में से किसको डिजॉक्सिन देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है डिजॉक्सिन हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है, ये बात हमें पता है। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ देखो QRS वेव आपको नॉर्मल नज़र आ रही है, QRS वेव नॉर्मल नज़र आ रही है, लेकिन जो P वेव है वो इस तरीके से नज़र आ रही है। ये देखिए, तो जब भी अगर P वेव इस तरीके से होती है तो हम उसको कहते हैं एट्रियल फ्लटर। अगर P वेव इस तरीके से होती है तो हम उसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये कौन सा है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर P भी बन रही है, QRS भी बन रहा है, T भी बन रही है। P भी बन रही है, QRS भी बन रहा है, T भी बन रही है। P, QRS और T। तो ये नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल साइनस रिदम जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम। उसके बाद यहाँ पर देखिए QRS, QRS, QRX, QRS, QRS। तो QRS बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है और सिर्फ QRS है। तो अगर ये QRS है तो वेंट्रिकुलर, और बहुत जल्दी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और फोर्थ वाला देखिए, इसमें P वेव, QRS वेव और T वेव, कितनी दूरी है देखो इनके बीच में। फिर P वेव, QRS वेव एंड T वेव। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ गया है इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ऑप्शन डी किस चीज़ को दर्शाता है, ऑप्शन डी दर्शाता है साइनस ब्रैडिकार्डिया को। साइनस यानी नॉर्मल है लेकिन ब्रैडिकार्डिया, मरीज की हार्ट रेट कम है, ब्रैडिकार्डिया हार्ट रेट कम है। अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको डिजॉक्सिन देंगे। तो बताओ, इसकी तो हार्ट रेट कम है, इसकी तो पहले से ही ब्रैडिकार्डिया है, देखो कितना कम हार्ट रेट है। आप आर वेव देखिए करिए, आर वेव जितनी कम होंगी ना ऊपर के लिए निकली हुई, उतनी कम हार्ट रेट होगी। तो यहाँ तो पहले से ही ऑलरेडी हार्ट रेट कम है, तो क्या यहाँ डिजॉक्सिन देंगे? नहीं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में बच्चे कभी भी डिजॉक्सिन नहीं दी जाती है। नॉर्मल साइनस रिदम में तो क्यों ही डिजॉक्सिन देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन याद रखना, एट्रियल फिब्रिलेशन याद रखना। एट्रियल फिब्रिलेशन में को ठीक करने के लिए दी जाती है डिजॉक्सिन, एट्रियल फिब्रिलेशन को ठीक करने के लिए दी जाती है डिजॉक्सिन। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कर लिया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ये कह रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन द नर्स, देखो नर्स का पूछ रहा है, एंड द रैपिड रिस्पॉन्स टीम। नर्स और रैपिड रिस्पॉन्स टीम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या काम करेंगी। मस्ट कीप इन माइंड व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड कार्डियक अरेस्ट। एक व्यक्ति है जिसको MI आया हुआ है, नर्स और कार्डियक रिस्पॉन्स टीम सबसे पहले क्या करेगी, क्या उस व्यक्ति का उम्र देखेगी? नहीं भाई, अभी उसको हार्ट अटैक आ रखा है, ऐसी स्थिति में उम्र का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल, फोर्थ ऑप्शन देखिए, एमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल फॉर द क्लाइंट। ये भी गलत है, क्योंकि मेडिकेशन देना डॉक्टर का काम है ना कि नर्स का। यहाँ नर्स का पूछा हुआ है। हार्ट रेट, थर्ड देखिए, हार्ट रेट ऑफ क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट। MI आने से पहले कितना हार्ट रेट था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। MI से पहले का हार्ट रेट का हम क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हम उससे पूछेंगे कि कितने देर तक मरीज को ये एपिसोड रहा, या कितने देर तक मरीज एनॉक्सिक या बिना ऑक्सीजन के रहा। अब जितने देर तक मरीज बिना ऑक्सीजन के रहा उतना ही ज़्यादा उसका ब्रेन डैमेज होगा, उसका ब्रेन डैमेज होगा, उसका कार्डियक डैमेज होगा। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कितनी देर तक मरीज एनॉक्सिक स्टेट में या बिना ऑक्सीजन के रहा, क्योंकि हम जानते हैं इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होता है और इरिवर्सिबल मायोकार्डियम डैमेज भी होता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा 2 कि MI में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि पूछा जाए कितने देर तक, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वॉज एनॉक्सिक, कितने देर तक मरीज ऑक्सीजन के बिना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है अ क्लाइंट फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरिस्पॉन्सिव।
एक क्लाइंट है जो कि अनकॉन्शियस है, बेहोश है और रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, फर्स्ट नर्स क्या करेगी। अब बहुत बच्चे इसे गलत करते हैं, ध्यान से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में ये कह रहा है कोड को इनिशिएट करेगी, एक कोड इनिशिएट करेगी, रेडियल पल्स को चेक करेगी, कंप्रेस करेगी लोअर स्टर्नम को, गिव 4 लंग इन्फ्लामेशन। तो उसने क्या कहा, मरीज अनकॉन्शियस है और मरीज अनरिस्पॉन्सिव है, नर्स सबसे पहले क्या करेगी। याद रखना, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, चेक रेडियल पल्स। क्या रेडियल पल्स चेक करते हैं? नहीं बच्चे, हमेशा कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, तो ये उत्तर तो गलत। सेकंड, कंप्रेस लोअर स्टर्नम। आप सीधा कंप्रेस करने नहीं लग जाओगे, पहले आप हेल्प के लिए मदद करते हो तब जाकर कंप्रेस करते हो, जब हेल्प आती है आपके पास, तो ये ऑप्शन भी गलत। गिव 4 लंग इन्फ्लेशन, भाई 4 लंग इन्फ्लेशन कभी नहीं दिए जाते हैं, 30:2 होता है, 2 लंग इन्फ्लेशन दिए जाते हैं और 30 कंप्रेशन किए जाते हैं, 2:30 या 30:2 कह लीजिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि जब भी आप किसी मरीज को अनकॉन्शियस या अनरिस्पॉन्सिव देखो, सबसे पहला काम करो कि आप एक कोड ब्लू को इनिशिएट करो, कोड ब्लू को आप क्या करो, इनिशिएट करो। जैसे ही आप कोड ब्लू को इनिशिएट करोगे, जल्दी जल्दी डीफैब मशीन, ठीक है, या एडिशनल जो स्टाफ है, एडिशनल हेल्प है, वो आपके पास मिल जाएगी। जब एडिशनल स्टाफ या एडिशनल हेल्प आपको मिल जाए, तब आप उसके बाद CPR देना स्टार्ट करें, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना होता है, इनिशिएट अ कोड। तो ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये कह रहा है नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डिक कंप्रेशन, CPR दे रही है, उसमें कार्डिक कंप्रेशन कर रही है ऑन एन अडल्ट की बात कर रहे हैं। हाउ फार मस्ट द नर्स डिप्रेस द लोअर स्टर्नम टू मेंटेन सर्कुलेशन अंटिल अ डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल। जो कंप्रेशन कर रही है वो कितने इंचेस करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टली याद रखिएगा 2 to 2.5 इंचेस, 2 से 2.5 इंचेस कंप्रेस किया जाता है अडल्ट में, ये बात ध्यान रखिएगा। अडल्ट में 2 से 2.5 इंचेस कंप्रेस किया जाता है, और मैक्सिमम अगर कहीं आपने देखा होगा तो लिखा होगा मैक्सिमम आपको 6 सेंटीमीटर क्या करना होता है, कंप्रेस करना होता है। तो ये प्रश्न बहुत बारी पूछा जाता है और डायरेक्टली इसका आंसर होता है 2 से 2.5 इंचेस। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है नर्स इज परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कार्डिक कंप्रेशन, CPR दे रही है, उसमें कार्डिक कंप्रेशन वो कर रही है। हाउ शुड द नर्स एग्जैक्ट डाउनवर्ड वर्टिकल प्रेशर, उसको नीचे के लिए जोर कैसे लगाना है। सबसे पहले एक्सटेंडिंग द फिंगर्स ओवर द स्टर्नम एंड चेस्ट विद हील्स ऑफ ईच हैंड साइड बाय साइड। ये कह रही है स्टर्नम अगर इस तरीके से है तो एक हाथ यहाँ पर रखना है, एक हाथ यहाँ पर रखना है, दोनों अलग अलग रखना है एक दूसरे के बगल में। गलत है, CPR देते समय कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जाता है, हाथ एक दूसरे के बगल में नहीं रखा जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। सेकंड, प्लेसिंग द फिंगर ऑफ वन हैंड ऑन द स्टर्नम एंड द फिंगर ऑफ अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ देम। फिंगर से जोर लगाओगे क्या, गलत उत्तर है। हमेशा हील से जोर लगाया जाता है, जो हाथ है उसके पाम के हील से आपको जोर लगाना होता है, फिंगर से नहीं। साइड बाय साइड नहीं रखना होता है, एक के ऊपर एक रखना होता है। फोर्थ देखें, क्लंचिंग द हैंड इनटू अ फिस्ट एंड प्रेसिंग द फ्लैशी पार्ट ऑफ क्लंच फिस्ट ऑन द लोअर स्टर्नम। मुट्ठी बनाना और मुट्ठी बना के लोअर स्टर्नम पर उसको रख के प्रेशर देना नहीं बच्चे, मुट्ठी नहीं बनाते हैं, पाम से हमेशा देते हैं। तो सही उत्तर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें क्या कह रहा है, इंटरलॉकिंग द फिंगर। पहले एक हाथ रखा जाता है लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम में, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखा जाता है, दोनों को इंटरलॉक किया जाता है आपस में। जो नीचे वाला हाथ है उसका जो हील होगा वो स्टर्नम के ऊपर होगा और ऊपर वाले का हील दूसरे वाले हाथ के ऊपर होगा। ये सबसे सही उत्तर है बच्चे। इंटरलॉकिंग द फिंगर्स विद द हील ऑफ वन हैंड ऑन द स्टर्नम, दोनों ही हाथ को इंटरलॉक करने, जबकि नीचे वाले हील जो होगा वो लोअर स्टर्नम में होगा और ऊपर वाले हाथ का हाथ के ऊपर होगा। तो ये सबसे सही तरीका है CPR देने का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है क्लाइंट हैज़ एडिमा इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, सूजन है, पाँव में सूजन है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सूजन है ड्यूरिंग द डे टाइम विच डिसअपेयर एट नाइट। एक मरीज को नीचे पाँव में सूजन आ जाती है सुबह के समय पे, रात को डिसअपेयर हो जाती है।
विद विच मेडिकल प्रॉब्लम डज द नर्स कंक्लूड दिस क्लिनिकल फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी दिक्कत या क्लिनिकल फाइंडिंग उस व्यक्ति को होगी। तो मेरी बात सुनो बच्चे, दो चीज़ें याद रखना, एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ अभी। इस तरीके से देखिए, ये हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है। तो ये बताइए लेफ्ट साइड के पीछे क्या होता है, लंग्स। लेफ्ट साइड के पीछे क्या होता है, लंग्स, क्योंकि लंग्स से कहाँ आता है, सारा ब्लड लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के पीछे क्या होता है, लंग्स। और राइट साइड, यहाँ पर देखो राइट साइड में ब्लड कहाँ से आ रहा है, नीचे वाली बॉडी से और ऊपर वाली बॉडी से। राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है वो नीचे वाली बॉडी और ऊपर वाली बॉडी से आ रहा है। तो राइट साइड के पीछे, यानी राइट साइड ऑफ हार्ट जो है, राइट साइड ऑफ हार्ट के पीछे क्या है, बॉडी, हमारी बॉडी। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी भी वजह से लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर हो जाए, यानी लेफ़्ट हिस्सा जो है हार्ट का वो काम करना बंद कर दे, अगर लेफ़्ट हिस्सा काम करना बंद कर दे तो ब्लड यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब वो यहाँ पर फुल बढ़ जाएगा तो उसके बाद वो पीछे की तरफ जाएगा, और पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ के वो किसको इफ़ेक्ट करेगा, लंग्स को। तो मरीज़ को क्या परेशानी होगी, आप देखोगे मरीज़ को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, पल्मोनरी एडिमा है, डिज़निया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो सांस लेने वाले जितने भी लक्षण आपको दिखें या लंग्स से रिलेटेड जो भी लक्षण दिखे वो किस में आएंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में। जबकि खुदा ना खास्ता अगर आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, देखिए कैसे, अगर आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो पहले ब्लड यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे की तरफ जाएगा तो कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा बच्चे, नीचे वाली बॉडी में, और कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, ऊपर वाली बॉडी में। तो आप यहाँ पर जो लक्षण पाएंगे वो अलग पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे नीचे वाली बॉडी में सूजन है, एडिमा है। अगर यहाँ पर जुगुलार वेन जो है उसका डिस्टेंशन हो गया है, जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो गया है, एडिमा है, सीवीपी बढ़ा हुआ है, तो ये सारे लक्षण आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर में नज़र आएंगे, इस तरफ वाले, क्योंकि इसके पीछे बॉडी है, ठीक है। उसके रात को नॉक्चुरनल डायरेसिस, रात को बहुत बारी व्यक्ति पेशाब जाने लगा है, सूजन आ चुकी है, वेट गेन हो चुका है, क्योंकि सूजन आ रही है, वेट गेन हो रहा है, नॉक्चुरनल बार बार पेशाब जा रहा है रात को, सूजन आ गई है। उसके बाद जेवीपी बढ़ा हुआ है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो गया है, सीवीपी बढ़ा हुआ है, ये सारे लक्षण आएंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। जबकि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के पीछे क्या होता है, लंग्स। तो लंग्स से जुड़े हुए जैसे सांस ना आना, पल्मोनरी एडिमा हो जाना, लंग्स में एडिमा, डिज़निया होना, ये सारे लक्षण किसके होते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के। आप क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि मरीज को लोअर एक्सट्रीमिटी, नीचे की जो बॉडी है उसमें सूजन हो रही है। तो जाहिर सी बात है नीचे की बॉडी में सूजन होना किसका साइन होता है, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के। राइट साइडेड ऑफ हार्ट जब फेल होता है तो एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बस एक क्वेश्चन याद रखना, जब भी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, ये क्वेश्चन आता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमेशा आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, डिज़निया, ये बात याद रखना। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हमेशा एडिमा होगा, ये बात ध्यान रखना। सीवीपी बड़ा होगा, जुगुलार वेन डिस्टेंशन होगा, ठीक है। समझ में आया ये दोनों कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है क्लाइंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जिसके एडिमिटिस यानी सूजन आ रही है एडियो में, एंकल्स में, व्हाट शुड द नर्स डू टू बेस्ट रिड्यूस एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। तो उस सूजन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है लेग को एलिवेट कर दो, ये बात याद रखना। अगर एडी में सूजन है तो इस तरीके से लेग को एलिवेट कर दो, जैसे ही आप लेग को उठा दोगे वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, और जब वीनस रिटर्न वापसी का बढ़ जाएगा तो ये सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए जब भी कभी क्वेश्चन आए कि किसी मरीज़ को सूजन हो रही है नीचे वाले भाग में, उसको कहो कि अपना पाँव उठा ले, सूजन ठीक हो जाएगी, ठीक है। याद रखना एलिवेट द लेग्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये कह रहा है व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर इज मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन टेकिंग द एडमिशन हिस्ट्री ऑफ अ क्लाइंट विद राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, यानी राइट साइडेड ऑफ हार्ट फेल है, निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा? बताओ बच्चे। राइट साइड ऑफ हार्ट जब फेल होता है तो ब्लड कहाँ एक्युमुलेट होता है? ऊपर वाली बॉडी में और नीचे वाली बॉडी में। तो क्या देखने को मिलता है? सूजन देखने को मिलती है बॉडी में। तो उत्तर क्या जाएगा? एडिमा। हालांकि बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बुक में डिस्निया भी लिखा हुआ है, लेकिन डिस्निया गलत है। डिस्निया हमेशा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में डिस्निया देखने को मिलता है और एडिमा देखने को मिलता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हार्ट फेलियर क्या होती है? हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? और दूसरा मार्कर ऑफ हार्ट फेलियर का मार्कर क्या होता है और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है हार्ट फेलियर की? ये दोनों आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर का एडिमा। ठीक है, बाकी वर्टिगो, पॉलीयूरिया, पाल्पिटेशन का कोई लेना देना नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है व्हाट चेंज ऑफ प्रेशर डज द नर्स कंक्लूड? प्रेशर की बात कर रहा है, कौन सा प्रेशर है? डज द नर्स कंक्लूड इन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी पिटिंग एडिमा? कौन सी प्रेशर की वजह से नीचे वाले भाग में शरीर के सूजन आ जा रही है, लोअर एक्सट्रीमिटी में पिटिंग एडिमा हो जा रहा है ऑफ अ क्लाइंट विद? ऐसा व्यक्ति जिसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, उसके नीचे वाले पाँव में सूजन आने का कारण कौन सा प्रेशर होता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। जाहिर सी बात है, दो तरीके के प्रेशर होते हैं बच्चे। देखो, दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आम सी भाषा में बताऊंगा, हाइड्रोस्टैटिक यानी मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल है, अगर उसके अंदर पहले 4 लीटर खून है तो उसका प्रेशर उस 4 लीटर खून से जो लग रहा है दीवारों पर वो कम लग रहा है। लेकिन अगर हमारे पास एक ब्लड वेसल है उसमें 10 लीटर ब्लड है, तो 10 लीटर का जो दबाव लगेगा उसके वॉल्स पर वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। यानी कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर तो बस 4 लीटर ब्लड है, तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? कम है, क्योंकि कम फोर्स लग रहा है ब्लड वेसल की वॉल पे। लेकिन 10 लीटर अगर ब्लड वॉल्यूम है तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। और इस प्रेशर की वजह से जो अंदर का ब्लड है वो आ जाता है बाहर, और जब वो बाहर आता है तो मरीज को हो जाती है सूजन। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर कितना प्रेशर है, अगर वो प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड कहाँ आएगा? बाहर आएगा। अगर वो प्रेशर किसी भी वजह से बढ़ेगा तो ब्लड बाहर आएगा। ये तो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर, उसमें क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर कितना प्रोटीन है इस पर निर्भर करता है। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो वो बाहर से पानी को अपनी तरफ खींचता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना वो बाहर के पानी को अपनी तरफ खींचेगा। इसको कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। और आप जानते हैं ये प्रोटीन जो शरीर के अंदर है ये कौन सा है? एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन या फिर जो भी ग्लोबुलिन वगैरह हमारे जो प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन लीवर बनाता है। तो ये लीवर जो प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर होते हैं बाहर के पानी को अंदर खींचते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑनकोटिक प्रेशर। अगर किसी भी बीमारी में ये प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे तो क्या वो पानी को खींच पाएंगे? नहीं, तो पानी बाहर चले जाएगा, और जब पानी बाहर चले जाता है तो उसमें सूजन हो जाती है। तो हर वो कंडीशन जिसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है बॉडी में, उसमें आपको सूजन देखने को मिलेगी। जैसे कई बार आपके वार्ड में लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट आए होंगे। अब लीवर ही तो एल्ब्यूमिन बनाता है, और लीवर का ही डिजीज़ हो जाए तो बताओ क्या लीवर एल्ब्यूमिन बनाएगा? नहीं। जब एल्ब्यूमिन नहीं बनाएगा तो क्या एल्ब्यूमिन पानी को पकड़ कर रख पाएगा? नहीं, तो पानी बाहर चले जाएगा। जब वो पानी को पकड़ के नहीं रख सकता तो पानी बाहर, और जैसे ही पानी बाहर मरीज में एडिमा। इसलिए लीवर डिजीज़ वाले व्यक्ति में एडिमा देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन ये आता है ऑनकोटिक प्रेशर का सबसे मेन कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन। सबसे कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन। और जिसमें भी सूजन होती है इसीलिए उसको एल्ब्यूमिन वगैरह चढ़ाई जाती है। जैसे एल्ब्यूमिन चढ़ाओगे वापस से पानी अंदर आ जाएगा और व्यक्ति की सूजन ठीक हो जाएगी। अब बताओ ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मरीज को सूजन किस वजह से है। इन दोनों प्रेशर को देखो। अब बताओ, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, मरीज को राइट साइडेड वाला जो मरीज का हार्ट है वो फेल हो चुका है,
तो पूरी तरीके से पीछे पानी भर चुका है, नीचे वाले बॉडी में भी पानी भर चुका है, ऊपर वाली बॉडी में भी पानी भर चुका है। जो ऊपर से आ रहा है उसमें भी पानी भर गया है, जो नीचे वाली बॉडी है उसमें भी पानी भर गया है। पानी भर गया इन द सेंस बच्चे, यानी कि ब्लड बैकअप कर रहा है, और जब ब्लड बैकअप करता है बॉडी में रुकता है, यानी कि उसका प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अब उसका प्रेशर बढ़ रहा है तो वो बाहर जाएगा, और बाहर जाने की वजह से क्या करेगा, सूजन करेगा। जब पानी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पर सिंपल से क्या जाएगा, राइट हार्ट फेलियर जो उस व्यक्ति को हुआ है उसकी वजह से उसका अंदर का प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ब्लड वॉल्यूम हो गया है, क्योंकि हार्ट फेल हो गया है तो सारा का सारा ब्लड रुका हुआ है, ये बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बाहर आ रहा है ब्लड और उस मरीज़ को एडिमा हो रहा है, तो उस मरीज़ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर का तो लेना देना प्रोटीन से होता है, तो इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है। डिक्रीज़ नहीं हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है। डिक्रीज इन प्लाज्मा कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है, इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही उत्तर है कि इसका प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है। तो 2 प्रेशर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। ये क्या कह रहा है, एक क्लाइंट है जिसको राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो चुका है। एक्सप्रेसिव कंसर्न अबाउट द क्लाइंट इंक्रीजिंग, वो कह रहा है कि उसके एब्डोमिनल गर्थ, उसकी एब्डोमिनल की जो मेजरमेंट है वो बढ़ रही है, और हम जानते हैं कि उसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। व्हाट फिजियोलॉजिक चेंज शुड द नर्स कंसिडर व्हेन एक्सप्लेनिंग द क्लाइंट कंडीशन, क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी जो कमर का साइज़ है वो बढ़ रहा है। ध्यान से सोचिए, व्यक्ति को राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, तो ये मैंने हार्ट बना दिया, ये इसका राइट साइड हो गया। राइट साइडेड जब भी हार्ट फेलियर होता है तो 2 ही जगह से ब्लड आते हैं, ऊपर से आता है तो ऊपर का प्रेशर बढ़ जाएगा, सारा खून ऊपर बैकअप कर जाएगा, जिसकी वजह से CVP बड़ा होगा, JVP बड़ा होगा, जुगुलार वेन डिस्टेंशन वगैरह देखने को मिलेगा। और नीचे की बॉडी से सारा ब्लड आता है यहाँ, तो जब नीचे ब्लड बैकअप करेगा तो इस तरीके से नीचे भी सूजन दिखाई देगी, सारा का सारा खून नीचे की ब्लड वेसल्स में इस तरीके से होगा। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था, जब भी ब्लड वेसल्स में, अब नीचे की पूरी बॉडी में इस तरीके से ब्लड भरा हुआ है, जैसे ही नीचे उनका प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का अंदर प्रेशर बढ़ेगा, इतना ज़्यादा खून क्योंकि भरा हुआ है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा अंदर, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारा का सारा जो खून है ये कहाँ आ जाएगा, प्रेशर की वजह से बाहर, और जब ये बाहर आ जाएगा तो उसकी वजह से मरीज़ में क्या देखने को मिलेगी, सूजन। आप देखो इसमें क्या हुआ होगा, मरीज़ का राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, जिस वजह से सारा ब्लड बैकअप करा होगा, और उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो ब्लड है वो बाहर आ गया होगा। जब ये ब्लड बाहर आ गया होगा तो ये कमर के बाहर वाले भाग में आ गया होगा, असाइटिस कर दिया होगा इसने, कमर के बाहर वाले भाग में आ गया होगा, जिसकी वजह से इस सूजन की वजह से उसकी कमर की जो मोटाई है या मेजरमेंट है वो बढ़ गई होगी। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, तो अब अगर आप कमर को नापोगे तो वो उसकी मेजरमेंट बढ़ी हुई आ रही होगी। तो कह रहा है राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, उसकी इंक्रीजिंग एब्डोमिनल गर्थ का कारण क्या है, सीधा सा आंसर जाएगा क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो चुका है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, उसकी वजह से ब्लड बाहर जाएगा और उसकी वजह से सूजन होगी, और उसकी वजह से उसकी कमर की लेंथ मोटी हो जाएगी, कमर का मेजरमेंट मोटा हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये कह रहा है डाइटरी चॉइस क्या करनी चाहिए। एक नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को, अगर क्लाइंट स्पाइरोनोलैक्टोन ले रहा है, जाहिर सी बात है स्पाइरोनोलैक्टोन नाम सुनते ही आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पाइरोनोलैक्टोन क्या होता है, पोटेशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक, यानी ये ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं जो पेशाब को तो बाहर करते हैं लेकिन पोटेशियम को रोक लेते हैं। अगर ये पोटेशियम को रोक लेते हैं तो ब्लड में पोटेशियम बढ़ा हुआ आएगा। तो क्या उस मरीज़ को ऐसा खाना देंगे जिसमें पोटेशियम होगा? नहीं। तो निम्नलिखित में से ये कह रही है नर्स किस चीज़ को अवॉइड करने को बोलेगी, ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें पोटेशियम है। जिसका सबसे बड़ा उत्तर है पोटैटो नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। और तीसरा आता है ये कैंटेलूप। हालांकि ये कैंटेलूप हमारे यहाँ इंडिया में ऑप्शन नहीं आएगा लेकिन पोटैटो का पक्का आएगा। दूसरा याद रखना, बनाना भी नहीं देंगे क्योंकि बनाना में भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। बनाना नहीं देते हैं, पोटैटो नहीं देते हैं क्योंकि पहले से ही पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर हम ये देंगे जिनमें पहले पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा हाइपरकैलेमिया का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ये क्या कह रहा है, अ नर्स इज एडवाइजिंग अ क्लाइंट अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद
फेलिंग टू सीक ट्रीटमेंट, यानी वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है। फेलिंग टू सीक ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट फेरेंजाइटिस, मरीज को एक्यूट फेरेंजाइटिस हुआ है, उसका वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है। और एक्यूट फेरेंजाइटिस किसकी वजह से हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, हुआ है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से उसको एक्यूट फेरेंजाइटिस हुआ है और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं ले पा रहा है। फॉर व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम इज क्लाइंट एट रिस्क, अब अगर उसको फेरेंजाइटिस हुआ है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से और वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, तो निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को क्या हो सकता है। एक बात याद रखना, ये जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है ये सर्कुलेशन के साथ पहुंच सकता है आपके हार्ट में, और जो हार्ट की वाल्व होती है ना उसको कर देता है ये डैमेज, जिसे हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। तो आज के बाद ये क्वेश्चन मत भूलना, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एक्यूट फेरेंजाइटिस भी कराता है और एंडोकार्डाइटिस भी कराता है, ठीक है। तो याद रखना ये सर्कुलेशन के साथ मूव करके हार्ट तक पहुंच सकता है और वहाँ उसकी वाल्व को डैमेज कर सकता है, जिस वजह से एंडोकार्डाइटिस करा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा था एंडोकार्डाइटिस। और चौथा इसमें एक ऑप्शन रेस सिंड्रोम है। रेस सिंड्रोम इससे लेना देना नहीं है, लेकिन रेस सिंड्रोम में पूछा जाता है अगर किसी बच्चे को बुखार है और आपने उसको एस्पिरिन दे दी, तो उसकी वजह से बुखार और एस्पिरिन जब मिल जाते हैं बच्चे में, वो क्या करते हैं, रेस सिंड्रोम करते हैं। इसीलिए याद रखना, कभी भी किसी बच्चे को अगर फीवर है तो उसको मत दो एस्पिरिन, वरना रेस सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन बनाने की बात है, अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनाऊँ तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो सबसे कॉमन एनीमिया भारत में कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन एनीमिया होता है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि विटामिन B12 की कमी की वजह से कौन सा एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और एक और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना, उसमें क्या क्या चेंज होता है, मैक्रोसाइटिक होता है, माइक्रोसिटिक होता है, हाइपरक्रोमिक होता है, हाइपोक्रोमिक होता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कौन सी दो चीज़ें देखी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये बताएंगे कि विटामिन B12 की वजह से कौन सा एनीमिया होता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इफेक्ट ऑफ एंजाइटी मेक इट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू अले द एंजाइटी। मरीज की एंजाइटी को ख़त्म करो। जिस मरीज को हार्ट फेलियर है उस मरीज की एंजाइटी को कम करने को क्यों कहा जाता है। जाहिर सी बात है, देखिए पहले से ही मरीज का हार्ट फेलियर है, अगर मरीज को एंजाइटी होगी, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज गलत, प्रोड्यूस एलिवेशन इन टेम्परेचर गलत, इंटरफेरेंस विद यूजली रेस्पिरेशन गलत, इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ये सही होगा। कैसे बच्चे, देखो पहले से ही हार्ट फेलियर है, अगर अब उस व्यक्ति को एंजाइटी भी होगी तो उसका बीपी भी बढ़ जाएगा एंजाइटी की वजह से, उसका हार्ट रेट भी एंजाइटी की वजह से बढ़ जाएगा, उसका मेटाबॉलिक रेट भी एंजाइटी की वजह से बढ़ जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, मेटाबॉलिक रेट, बीपी, हार्ट रेट, तो उसके हार्ट में कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हार्ट फेलियर के मरीज़ में एंजाइटी को क्या करें, कम करें, ताकि उसका हार्ट रेट ना बढ़े, बीपी ना बढ़े, मेटाबॉलिक रेट ना बढ़े और उसका कार्डियक वर्कलोड ओवरऑल में ना बढ़े, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, इंक्रीज द कार्डियक वर्कलोड। इसीलिए एंजाइटी को दूर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है व्हाट शुड अ नर्स डू टू एलिवेट द एड्रेस डिस्ट्रेस ऑफ अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। मरीज को हार्ट फेलियर है और मरीज को पल्मोनरी एडिमा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, मेरी बात सुनो। एनकरेज फ्रीक्वेंट कफिंग। नर्स को क्या करना चाहिए क्लाइंट की मदद करने के लिए अगर उसको हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा है। फ्रीक्वेंट कफिंग को एनकरेज करें। नहीं बच्चे, कफिंग पहले से ही बहुत ज़्यादा हो रही होती है अगर पल्मोनरी एडिमा है तो। एलिवेट द क्लाइंट लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी को एलिवेट कर दो। नहीं, अगर लोअर एक्सट्रीमिटी को एलिवेट कर दोगे तो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, और वीनस रिटर्न जब बढ़ जाएगा और ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा हार्ट के पास, और हार्ट पर दबाव और ज़्यादा, प्रेशर और ज़्यादा पड़ जाएगा, और ज़्यादा ब्लड पहुंच रहा है तो और ज़्यादा उसका काम बढ़ जाएगा। तो एलिवेट भी नहीं करना है लोअर एक्सट्रीमिटी को। प्रिपेयर फॉर मॉडिफाइड पोस्चरल ड्रेनेज, तो क्यों करेंगे यहाँ पर, पोस्चरल ड्रेनेज का कोई मतलब नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर जाता है वो ये जाता है कि अगर मरीज को हार्ट फेलियर है और पल्मोनरी एडिमा है, यानी कि सांस लेने से रिलेटेड दिक्कत है, तो हमेशा मरीज को ऑर्थोपेनिक पोजीशन में बैठाया जाता है। ऑर्थोपेनिक पोजीशन कैसे होती है, ऐसे,
ऐसे जैसे चेयर में बैठाते हैं वैसे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सारे एब्डोमिनल ऑर्गन नीचे जाएंगे, और जब सारे एब्डोमिनल ऑर्गन नीचे जाएंगे तो लंग्स फुली एक्सपेंड हो पाएंगे, पूरी तरीके से एक्सपेंड हो पाएंगे। और जब लंग्स पूरी तरीके से मैक्सिमम एक्सपेंशन लंग्स का होता है ऑर्थोपेनिक पोजीशन में, इस तरीके से अगर बैठे हुए हैं तो मरीज को सांस लेने वगैरह में आसानी होगी। तो उत्तर जाएगा हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा है तो मरीज को हमेशा ऑर्थोपेनिक पोजीशन में बैठाएं, क्योंकि मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन होता है इस समय पे, है ना। डायफ्राम वगैरह सब नीचे की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन होगा और मरीज को और ज़्यादा मदद मिलेगी सांस लेने में। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर में 83 तक हमने सॉल्व कर लिया है, 84 से हम बाद में करेंगे। यहाँ तक होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पर लास्ट में, पल्मोनरी एडिमा अगर मरीज को है तो क्या स्पूटम की खासियत देखी जाती है? एक स्पूटम देखने को मिलता है, आप मुझे बताइए कौन सा स्पूटम देखने को मिलता है पल्मोनरी एडिमा में? एक तो ये क्वेश्चन बताइएगा। दूसरा, अगर किसी मरीज को अस्थमा है, अस्थमा में भी एक स्पूटम देखने को मिलता है, वो भी बताइएगा। अस्थमा में कौन सा स्पूटम देखने को मिलता है और पल्मोनरी एडिमा में कौन सा स्पूटम देखने को मिलता है? दोनों ही क्वेश्चन लगातार पूछे गए कई साल से। अस्थमा में कैसा स्पूटम और पल्मोनरी एडिमा में कैसा स्पूटम देखने को मिलता है, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए, थैंक यू।